दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब इसमें स्कोर कर सकते हो आप, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो आगे भी आएंगे। जैसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आज हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, कवर करेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला कंडक्टेंस, दूसरा आपके पास गैल्वेनिक सेल और तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस। 3 पार्ट में इस चैप्टर को कवर करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इसमें 100% क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, जैसा हम लोग हर चैप्टर में करते आए हैं। तो चलो बच्चों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो मेरे दोस्तों पढ़ना है क्या? कंडक्टेंस। कोई बच्चा बता सकता है कि कंडक्टेंस क्या होता है? किसी भी बच्चे में हो कि हाँ सर कंडक्टेंस ही होता है, तो बताओ जरा कंडक्टेंस क्या होता है? दिमाग दौड़ाओ और तेजी से बताओ मेरे को कंडक्टेंस क्या है। तो सभी बच्चों के दिमाग में एक ही बात आएगी कि सर कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। यही तो आप बात बोलोगे मेरे को, है ना बच्चों? बात सही कही कि नहीं? अब मैंने ये पूछा कि यार ये तो एक मैथमेटिकल फॉर्म है, कोई फार्मूला जो होता है उस चीज का एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है। मैं पूछ रहा हूं क्या करता है कंडक्टेंस? क्या करता है कंडक्टेंस? कैसे बताओगे? क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा क्या करता है तब तक क्वेश्चन निकालने में टेंशन होगी और गलत सलत क्वेश्चन निकालोगे। बताओ कंडक्टेंस की डिफिनीशन क्या है, कंडक्टेंस करता क्या है? तो जैसे मैं कंडक्टेंस की डिफिनीशन बोलूं तो बच्चे ये चिपका देते हैं, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ कंडक्टेंस है या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कंडक्टेंस है कि कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जरा गौर से अब बात को समझना। कंडक्टेंस जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है। किस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है? जैसे देखो ये एक हमारा सेल है, गौर से मेरी बात को समझिएगा। ये बच्चों एक सेल है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव प्लेट और ये हमारी हो गई बच्चों निगेटिव प्लेट, और यहां पे भरा हुआ है कोई इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से ऐसे, और इसको हम लोगों ने क्या है कनेक्ट कर रखा है। अब जरा देखो ये जो निगेटिव आयन है ये जो पॉजिटिव आयन है ये निगेटिव प्लेट की ओर ऐसे भगेगा और ये जो निगेटिव आयन है ये पॉजिटिव प्लेट की ओर ऐसे भगेगा। ऐसा ही तो होगा, जो पॉजिटिव आयन है वो निगेटिव प्लेट की ओर जाएगा, जो निगेटिव आयन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जाएगा। तो ये जो जा रहा है इसी को रेट को मेजर करता है कौन मेरे दोस्त? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयन हो। पीछे मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बात डिस्कस की है। तो पहला पॉइंट, कंडक्टेंस क्या मेजर करता है मेरे दोस्त? कंडक्टेंस क्या मेजर करता है मेरे दोस्त? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयनों के रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है और इधर अपोजिट प्लेट की ओर साइड। तो कंडक्टेंस मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ आयन, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयन को मेजर करता है। मैथमेटिकली ये जो होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, C = 1/R होता है। मैथमेटिकली ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अब रेसिप्रोकल होता है तो मेरे दोस्त इसकी यूनिट क्या बनेगी? तो यदि यूनिट आप सभी बच्चे जानते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। और इसी की एक और यूनिट होती है साइमेंस, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो भाई फिजिक्स वालों की यूनिट है, तो फिजिक्स वाले कहेंगे यार तुम हमारी चीजें चुरा देते हो। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग खुददार टाइप के लोग हैं केमिस्ट्री वाले, इसलिए हम लोग अपनी यूनिट भी चिपकाएंगे। वो क्या है? साइमेंस। तो कंडक्टेंस की यूनिट जो है हम लोग मेनली यूज करेंगे, केमिस्ट्री चल रही होगी तो मेनली यूज करेंगे क्या? साइमेंस, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए। कंडक्टेंस क्या है मेरे दोस्त? क्या करता है? कंडक्टेंस मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दूसरी बात क्या होता है? कंडक्टेंस C से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। यूनिट क्या होती है? ये होती है। अब जरा इन बातों को थोड़ा और समझ लेते हैं कि ये किस तरह से है। अब इफेक्टिंग फैक्टर कि कंडक्टेंस मेनली किन बातों पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं कि कंडक्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है। तो पहला देखो नंबर ऑफ आयंस पे। भाई सिंपल सी बात है, आयंस ज्यादा होंगे चार्ज ज्यादा होगा तो फ्लो भी ज्यादा होगा। तो पहला पॉइंट है कि नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा चार्ज है किसी के पास।
दूसरा पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करते हैं। अब बात आती है कैसे, तो इस बात को मेरे दोस्तों अब हम एक एक करके समझते हैं, गौर समझिएगा। इफेक्टिंग फैक्टर, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्टिंग फैक्टर कि यार इफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन से हैं कंडक्टेंस के और कैसे करते हैं हम लोग। जरा समझो यार, कंडक्टेंस क्या मेजर कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है, यदि चार्ज ज्यादा है तो उनका रेट भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो पहला पॉइंट, कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के, नंबर ऑफ आयंस के। तो बच्चों ने कहा इसका मतलब सर क्या है, तो मैंने कहा बेटा इसका मतलब कुछ इस तरह से, यदि किसी ने मेरे से पूछा, गौर से देखिएगा, यदि किसी ने मेरे से पूछा कि यार देखो ये मैग्नीशियम सल्फेट है और ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, अब बताओ इनमें से कंडक्टेंस किसका ज्यादा है, तो जरा बताना। ये पानी में गया तो बताओ जरा मेरे दोस्त कितने आयन आएंगे, ये पानी में गया तो हमारे पास आयन आएंगे कितने, 2। और यदि इसको हम वाटर में डिसॉल्व कराते हैं मेरे दोस्त, तो जरा देखो नंबर ऑफ आयन कितने आएंगे, 3। यहां पे 1 लिखा है, यहां पे 1 लिखा है, तो टोटल आयन कितने हुए, 2 आयंस। यहां पर जरा देखो कितने आयंस हुए, 3 आयंस। क्यों, यहां पे 1 लिखा है और यहां पे 2 लिखा है, और हमने कंसंट्रेशन दोनों के सेम कर रखे हैं, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर MgSO4 और 0.1 मोलर MgCl2 ले लिया जाए, और कोई कहता है इसमें कंडक्टेंस का ऑर्डर लगाओ, तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं ऐसे लगाऊंगा। क्या कहूंगा कि MgCl2 का कंडक्टेंस ज्यादा है MgSO4 से। तो पहला कॉन्सेप्ट तो बेटा ये है कि कंडक्टेंस जो होगा, कंडक्टेंस जो होगा, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि कंडक्टेंस जो होगा वो नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, जितने ज्यादा आयन उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा मेरे दोस्त। तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, और उसका हम लोग फंडा कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। अब बच्चों की डिमांड होगी, ठीक है सर एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट जरा मेरे दोस्तों समझना कि और हम कंडक्टेंस को कैसे लिख सकते हैं। इफ नंबर ऑफ आयंस आर कांस्टेंट, यदि कहीं पे नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट कर दिए गए तो तब कैसे करोगे, तब देखो जरा नेक्स्ट नंबर का रूल और पार्ट, कंडक्टेंस ऑफ, ये देखिए कंडक्टेंस जो होगा, नेक्स्ट नंबर रूल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट से। क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा होगा हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट से। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस ज्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट से। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त, यदि किसी ने कहा कि जरा बताना यार NaCl का कंडक्टेंस ज्यादा है, NaCl के मोल कितने हैं, 0.1 मोलर, NaCl का कंडक्टेंस ज्यादा है मेरे दोस्त, या फिर ज्यादा है किसका, एसिटिक एसिड का, या फिर किसका ज्यादा है, एसिटिक एसिड। दोनों का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 मोल। बताओ, बताइए बच्चों। तो यार सभी बच्चे तुरंत बता देंगे, क्यों, क्योंकि सभी को पता है NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और यदि NaCl मेरे दोस्त स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा एसिटिक एसिड से। तो NaCl का कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा किससे, एसिटिक एसिड से। और कैसे, ऐसे। तो जरा देखो, यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में बात करता है तो हम किसका कंडक्टेंस ज्यादा लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। किसका कंडक्टेंस ज्यादा लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। इसमें ये वाला पॉइंट अभी हटा दो, इस पॉइंट पे डिस्कशन अभी चलेगा, है ना। तो जरा देखो, बात समझ गए। पहला पॉइंट, कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयन के प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट, वीक और स्ट्रॉन्ग में कंपेयर कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से मेरे दोस्त ज्यादा होगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट मेरे दोस्त जरा समझिएगा,
तीसरा पॉइंट क्या है, इफ नंबर ऑफ आयंस इन strong electrolyte is constant, मतलब सेम। यदि हमारे पास एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और नंबर ऑफ आयन सेम है तो कैसे निकालेंगे? तो जरा ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पर। कंडक्टेंस जो होगा वो 1 अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, 1 अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ आयन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ आयन। मतलब क्या है? मतलब मेरे दोस्त ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मतलब Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? अब जरा मेरी बात को गौर से समझिएगा कि हम लोगों ने कंडक्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट बनाया। तो कंडक्टेंस आ गया R स्क्वायर अपॉन Q1 अपॉन Q2 को। ये क्या है और किस तरह से काम करेगा जरा इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। गौर से मेरी बातों को सभी बच्चे समझेंगे। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि किस तरह से ये चीज चलेगी। देखो यार, सबसे पहले ध्यान रखना चार्ज का डोमिनेशन होगा। सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे? चार्ज का डोमिनेशन होगा। जब चार्ज का डोमिनेशन होगा तो पहले हम चार्ज से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे से पूछ दिया अरेंज कंडक्टेंस ऑफ गिवन आयंस। क्या है? पहला जरा मेरे दोस्त देखना, 0.1 मोलर सोडियम आयन। दूसरा मेरे दोस्त जरा देखिए 0.1 मोलर मैग्नीशियम आयन। तीसरा मेरे दोस्त देखो 0.1 मोलर एल्युमिनियम आयन। ये देखो यार है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जरा इनके कंडक्टेंस का ऑर्डर लगाओ। तो कैसे लगाएं? तो जरा बताओ, क्या पहले वाले रूल से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं दोस्तों? क्या हम पहले वाले रूल से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ आयन सेम, नंबर ऑफ आयन सेम। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो सकती है? तो नहीं हो सकती है क्योंकि आयन लिखे हुए। तो फिर कैसे करें? क्या छोड़ दे क्वेश्चन को? तो यदि हमारी क्लास में रह के भी क्वेश्चन छोड़ दिया गया तो फिर हम में और बाकियों में डिफरेंस क्या रहा? तो चलो मेरे दोस्तों, हम दोनों लोग मिलकर कॉन्सेप्ट चिपकाते हैं। कंडक्टेंस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। अब बताओ क्या चार्ज वेरिएबल है? हाँ है। तो चार्ज का डोमिनेशन कराओ, साइज का नहीं। R क्या रिप्रेजेंट करता है? R मेरे दोस्त साइज रिप्रेजेंट करता है। तो साइज का डोमिनेशन नहीं कराओगे, हमेशा चार्ज का डोमिनेशन। जब चार्ज कांस्टेंट होगा तो साइज का डोमिनेशन। तो बताओ जरा, चार्ज सबसे ज्यादा किसमें है? C में। तो कंडक्टेंस क्या होगा? सबसे कम होगा। तो किसी ने कहा कि यार इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो, तो C B और A। तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका आएगा दोस्त? A का आएगा। क्यों? सबसे कम चार्ज है। तो पहली बात आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, कंडक्टेंस पूछा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वो क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R। इसको मैंने पलट दिया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। इसका मतलब चार्ज और डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा? क्योंकि साइज भी तो अलग अलग है इनके। भाई साइज भी तो वेरिएबल है, मगर डोमिनेटिंग फैक्टर हमेशा चार्ज होगा। डोमिनेटिंग फैक्टर हमेशा चार्ज होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो जरा, यदि कहीं पर चार्ज कांस्टेंट कर दिया गया तो जैसे ये देखो, लिथियम इक्वस सोडियम इक्वस, देखिएगा बच्चों, पोटेशियम इक्वस। अब वो कह रहा है इनके कंडक्टेंस को अरेंज करो। तो दोस्त यार, इनके कंडक्टेंस को अरेंज करने में प्रॉब्लम क्या है कि चार्ज कांस्टेंट है, सब पे कितना चार्ज है? +1 +1 +1। अब आप किस सॉल्यूशन से जाओगे? जब चार्ज कांस्टेंट होगा तब मेरे दोस्त हम कंडक्टेंस को किससे निकालेंगे? तब मेरे दोस्त हम कंडक्टेंस को निकालेंगे R स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि अब क्या है, चार्ज जो है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट है। तो फिर हम इस पर काम करेंगे, ये वेरिएबल है, इससे चेक करेंगे। और इससे चेक करना बहुत आसान है, आप देखते ही निकाल दोगे। जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा कंडक्टेंस। अब साइज किसका बड़ा है? ये तो हर बच्चा एक ही बार में चेक कर लेगा। पोटेशियम का साइज बड़ा है तो पोटेशियम के इक्वस आयन का कंडक्टेंस ज्यादा हो गया।
सोडियम का फिर होगा, फिर मेरे दोस्त किसका होगा, लिथियम का कंडक्टेंस होगा। ऐसे तो कंडक्टेंस के ऑर्डर मेरा दोस्त क्या आएगा, ये आएगा, पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर लिथियम। लिथियम का कंडक्टेंस सबसे कम होगा। तो जब चार्ज कांस्टेंट हो, जब चार्ज कांस्टेंट हो तो साइज से चेक करेंगे कंडक्टेंस का ऑर्डर, तो साइज से चेक करेंगे कंडक्टेंस का ऑर्डर। फॉर एग्जांपल किसी ने मेरे से कहा MgCl2 CaCl2 में बताओ किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो हम सिंपल सी बात है, चार्ज +2 -1 +2 -1 चार्ज सेम हो गया, निगेटिव आयन सेम हो गया, तो बस साइज चेक कर लो, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट हो गया है ना, तो बस निगेटिव आयन भी सेम, पॉजिटिव आयन के भी चार्ज सेम है, तो बस किससे चेक करोगे, साइज। तो साइज ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा मेरे दोस्त, साइज ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा मेरे दोस्त। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो कंडक्टेंस क्या होता है मेरे दोस्त, कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। पहला पॉइंट होता क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, C = 1/r। अब मेरी वाली डेफिनेशन से तुम समझ गए होगे कि C = 1/r क्या है। क्यों, कंडक्टेंस का काम है फ्लो को मेजर करना और रेजिस्टेंस का काम क्या है, रुकावट को मेजर करना। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होंगे ही होंगे, इसीलिए लिखते हैं C = 1/r। ठीक है, यूनिट क्या है, साइमन्स। और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे और उनको कैसे सॉल्व करोगे, वो सारी बातें बता दी। अब हम इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी पर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का मैथमेटिकल फॉर्म सारे बच्चों को आता है। सारे बच्चों को यह पता है कि भाई सर आर जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फिजिक्स में। आर का हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक क्या लाते हैं, रजिस्टिविटी लाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो ये ऐसे आ जाता है, ऐसे है कि नहीं बच्चों। ये जो आया तो 1/रेजिस्टिविटी को ही वो लोग बोल देते हैं कापा, ये इसको बोला जाता है कापा। और यही क्या है, कंडक्टिविटी है ना। क्यों प्यारे बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये क्या हो गया, 1/r तो कंडक्टेंस हो गया। और इसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, सेल कांस्टेंट। ये देखो, यही तो आप पढ़ते आए हो, है ना, इसी तरह से तो पढ़ते हो कि 1/रेजिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, 1/रेजिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, 1/r इज नोन एज कंडक्टेंस। तो ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि एक हमारा सेल है इस तरह से, ये प्लस प्लेट हो गई और ये निगेटिव प्लेट हो गई मेरे दोस्त, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है कुछ इस तरह से, ऐसे। अब आप ये कहते हो कि इनके बीच की लेंथ L है, इनके क्रॉस सेक्शन का एरिया A है, ठीक है। तो ये आता है सेल कांस्टेंट इक्वल टू L/A। और फार्मूला ये, तो कापा इक्वल टू क्या हुआ, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। नहीं मेरे दोस्त, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा जरा समझना। कंडक्टेंस क्या करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन सोल्यूशन को मेजर करता है। मगर ये मैं कह दूं कि सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर कर दिया जाए तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। क्या मेजर करता है, गौर समझिएगा। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब solution of electrolyte। तो ये देखो, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेरे दोस्त क्या मेजर करता है,
1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना कंडक्टेंस फ्लो हो रहा है, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 100 लीटर में, 200 लीटर में, 1 लीटर में, 20 लीटर में जितना कंडक्टेंस फ्लो हो रहा है वो कंडक्टेंस। 100 लीटर में, 200 लीटर में, 300 लीटर में, 50 लीटर में, 5 लीटर में जितना भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कहेंगे कंडक्टेंस। पर सेंटीमीटर क्यूब जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टिविटी, कापा। तो कंडक्टिविटी मेजर करता है पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। कंडक्टिविटी मेजर करता है पर सेंटीमीटर क्यूब में कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। और मैथमेटिकली वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, कापा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों ने कहा सर इसी जगह पे यूनिट निकाल दो इसकी, तो मेरे दोस्त यूनिट क्या आई, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, सीमेंस। ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर नीचे आएगा, ऊपर चला गया, इनवर्स चला गया, है ना। ये तो आप 2 मिनट में कर ही लोगे। तो एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया कि कापा इक्वल टू होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। एक फार्मूला मेरे पास दोस्तों ये आया कि कापा इक्वल टू होता है सेल कांस्टेंट इंटू कंडक्टेंस। दूसरी बात आई कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेजर क्या करता है, तो मेरे दोस्तों क्या मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। किसी भी गिवन वैल्यू में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कंडक्टेंस। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, मोलर कंडक्टेंस, है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं इसको कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं कहीं आप लोग इसको दूसरे सिंबल भी यूज कर लेते हो, है ना। तो आप कापा ही रखिए, जी स्टार भी यूज कर लेते हैं। अब आप इसको देखो, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कि मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या है। तो गौर समझिए बच्चों कि मोलर कंडक्टेंस किसको कहते हैं। सारे बच्चे इसकी डेफिनेशन को जानते हैं, तो जल्दी से कोई बच्चा मेरे को बताए कि मोलर कंडक्टेंस किसको बोला जाएगा। कोई बच्चा बता सकता है कि मोलर कंडक्टेंस हम इसको बोलेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यदि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को 1 मोलर कर दें, कैसा कर दें, 1 मोलर सॉल्यूशन कर दें, मतलब उसकी मोलरिटी 1 कर दें, तो मोलर कंडक्टेंस होता है। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, वो मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन फर्निश 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एनी सॉल्यूशन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलो या फिर 1 मोलरिटी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखो तो क्या है, जरा देखो मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है। मोलर कंडक्टेंस का मेरे दोस्त मतलब है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना कंडक्टेंस जनरेट करता है उसको मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। या फिर आप इसको इस तरह से बोलो कि मोलर कंडक्टेंस क्या मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो मोलर कंडक्टेंस है। अब तीनों को एक साथ बता रहा हूं जैसे आप समझ पाओ। देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, कंडक्टेंस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज मोलर कंडक्टेंस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, 1 मोलर मतलब जिसकी मोलरिटी 1 हो, उसमें क्या आया, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस का मेरे दोस्त जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है, मोलरिटी है, मोल पर लीटर, यूनिट भी ध्यान रखिएगा। और इसको बोलोगे क्या, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ऐसे यदि
हमारे पास C कंसंट्रेशन हो जिसकी यूनिट ये लिखी जाए मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ध्यान रखिएगा यहां 1000 नहीं आएगा, फिर यहां पर 1000 नहीं आएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, जो हमारे काम का फार्मूला है मेरे दोस्त, वो क्या है, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है, मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इसकी यूनिट बनाओ। तो यदि हम मोलर कंडक्टेंस की यूनिट बनाएंगे मेरे दोस्त, तो जरा बताना कापा की यूनिट अभी पीछे निकाल के आए हो, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरिटी की यूनिट आपने अभी खुद लिख दी है, मीटर अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में ले रहा हूं। तो जरा बताना क्या आ गया, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यही तो यूनिट आई मेरे दोस्तों, ठीक है। और यदि लीटर है तो लीटर की यूनिट को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये देखो इसकी यूनिट क्या आ गई है। तो अब गौर समझना, ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखें। अभी हम इन पे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले आप सब कुछ पढ़ लें। कंडक्टेंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी है, उसमें तुमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेजर कर दिया तो उसको कंडक्टेंस बोल दोगे। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेजर कर दिया तो उसको कंडक्टिविटी बोल दोगे। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेरे दोस्त यदि 1 मोलर है, उसमें तुमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेजर कर दिया तो उसको मोलर कंडक्टेंस बोल दोगे। सबके अपने अपने फार्मूले। अब जरा देखो दोस्त, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इस बात को जरा समझो। डिट्टो सेम है। अब क्या कर दो, अब उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन एक नॉर्मल कर दो। उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन मेरे दोस्त कितना कर दो, एक नॉर्मल कर दो। यदि हम एक नॉर्मल का इलेक्ट्रोलाइट ले लें, एक नॉर्मल का मतलब जिसकी नॉर्मलिटी क्या हो मेरे दोस्त, एक हो। नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट कितनी कर दी जाए मेरे दोस्त, एक। ये देखो, यदि नॉर्मलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक है और उसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसी को बोला जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट का मतलब ही यही है कि नॉर्मलिटी क्या है, 1 लेनी है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एन। एन की यूनिट क्या है, ये है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर। ये यूनिट है। यूनिट मैं इसलिए लिख रहा हूं, कभी कभी यूनिट में खेल हो जाता है बच्चों का, इसलिए इनकी यूनिट ध्यान रखिए। तो लैम्डा ई क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और उसका फार्मूला क्या आएगा, कापा इंटू 1000 अपॉन एन। एन क्या है मेरे दोस्त, नॉर्मलिटी। और ये सब तो तुम्हारे लिए बच्चों की बात है, क्यों, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हें आती है यार दोस्त, है कि नहीं। इनमें कोई दिक्कत थोड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग तो टैलेंटेड हो, 2 मिनट में ये बात समझ जाते हो। अच्छा, अब ये फार्मूला मैंने लिख दिया, तो अब चारों डिफिनीशन आपको बता दी। तो चारों डिफिनीशन एक बार हम रिवाइज कर लें। जरा देखिए, एक सॉल्यूशन है, उसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेजर किया उसको क्या बोला, कंडक्टेंस। उसी सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेजर किया उसको क्या बोलोगे, कंडक्टिविटी। यदि सॉल्यूशन का वैल्यू है, यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दिया जाए, मतलब मोलरिटी 1 कर दी जाए, उसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेजर करोगे उसको क्या बोल दोगे, मोलर कंडक्टेंस। यदि उसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल कर दिया जाए, उसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेजर कर दोगे उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फार्मूला सबके मैंने लिखे, उनको याद रखो। अब इसकी यूनिट बताओ। तो यूनिट मेरे दोस्त क्या होगी यार, कापा की तो तुमने लिखी दी है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मलिटी की क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ऊपर चला गया, तो S सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये देखो हमारे पास यूनिट आ गई, कर लोगे इतनी बात। अब जरा देखो यार, किसी ने कहा
कि इन दोनों में रिलेशन बता दो। रिलेशन आगे नहीं है, डिस्टेंस कंडक्टिविटी। हाँ, अब देखो रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो? लैम्डा एम। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो? लैम्डा ई। अब वो कोई कह रहा है कि यार बताओ, तो मैंने कहा यार 2 मिनट में बता देंगे, सारे बच्चों को ये बात आती है। लैम्डा एम लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मेरे दोस्त क्या? नॉर्मलिटी, है कि नहीं? अब बच्चों ने कहा सर आप इसमें टेंशन ले ही कहां रहे हो, ये बात तो हम ही कर देते, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपके लिए ये चीजें छोड़ी थोड़ी है। देखो बच्चों ने कहा सर आप टेंशन ना लो, क्या करो, नॉर्मलिटी को हम ये लिख दे तो। बच्चों ने कहा सर आप इसको ऐसे लिख दो ना यार। मैंने कहा यार क्या बात बताइए, बच्चे ने कितना टैलेंटेड है। देखो नॉर्मलिटी क्या होता है? एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। अब मेरे दोस्तों ने जरा देखो, बच्चों ने कहा सर अब आप इसको अच्छे से देखो क्या लिखा है। मैंने कहा यार ये बात तो बहुत सही है, ये तो ये लिखा है मोलर कंडक्टेंस और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो बस बच्चों ने कहा लो यार सर आंसर आ गया, आप कहां टेंशन ले रहे हो। तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है कि नहीं? बात समझ गए? तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में रिलेशन ये होता है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। किसी बच्चे ने कहा सर एक टेंशन है, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा यार एन फैक्टर बहुत आसान है यहां पर निकालना। एन फैक्टर क्यों आसान है? जरा देखो, एन फैक्टर जो होता है वो चार्ज ऑफ आयन होता है। यहां पर आयन ही तो मिलेंगे हमें, चार्ज ऑफ आयंस। यहां पर जो हमें एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी वो आयंस की पड़ेगी, और आयंस का एन फैक्टर क्या होता है? उसके ऊपर का चार्ज। ठीक है, जैसे मैं यदि आपसे कहता हूं, गौर समझिएगा, कि Mg डबल पॉजिटिव आयन है, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है x1 साइमेंस ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ इसका मोलर कंडक्टेंस कितना होगा? तो तुम बस क्या देखोगे, चार्ज कितना है? 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हो गया? साइमेंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, एन फैक्टर ऑफ चार्ज निकाल लोगे, चार्ज ऑफ आयन ही क्या है? एन फैक्टर। किसी बच्चे ने कहा सर हम याद कैसे रखेंगे फार्मूले को? तो मैंने कहा यार इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, जरा बताना क्या होता है। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, इसका जस्ट अपोजिट ही लिखा है। मोलरिटी इधर लिखी है, नॉर्मलिटी उधर लिखी है। तो ध्यान रखना जो कंसंट्रेशन में रिलेशन होता है उसका जस्ट अपोजिट लिखना है। कैसे? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो वहां क्या लिखा है? मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू एन फैक्टर। इसमें मोलरिटी होती है, उसमें नॉर्मलिटी होती है, बाकी पार्ट तो सेम ही है ना मेरे दोस्त। तो यदि कोई फार्मूले याद रखने में किसी टेंशन हो तो ऐसे कर सकता है। तो देखो मैंने क्या क्या बातें बताई। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और रिलेशन, कि यदि कहीं मोलर कंडक्टेंस दिया जाए तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे बनाओगे, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया गया तो मोलर कंडक्टेंस कैसे बनाओगे। इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्तों? इतनी बात क्लियर है? मेरे हिसाब से क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि तुम लोग तो यार मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड हो, 2 मिनट में बातें पकड़ लेते हो। तो आगे बढ़े, करेक्शन करके मुझे बताते हो कि सर ये देखो गड़बड़ हो रहा है, इस जगह करेक्ट कर लो। तो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड तो ही हो। तो जब आप मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हैं तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे, और जब आप समझ गए तो आपका मन कर रहा होगा कि सर आगे बढ़ो और कुछ क्वेश्चन कराओ और कुछ क्वेश्चन हमसे पूछो। तो चलो यार बच्चों की डिमांड मान लेते हैं। बच्चों ने कहा सर कुछ क्वेश्चन पूछ लो, तो हमने पूछ लिए। जरा देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो यार मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे किया जाए। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस क्या हुआ? कापा। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl इज, कापा की वैल्यू हमें दी है 0.0014, ठीक है, ओम, या फिर हम इसको साइमंस भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोस्त पूछ रहा है,
और ध्यान दो उसकी मोलरिटी दी है, आई थिंक ये देखो 0.01 मोलर। हमने कहा ठीक है यार, मोलरिटी आप क्या दी है, ये मोलरिटी आप KCl दी है। तो मैंने कहा यार देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहे हो तो उसका फार्मूला क्या पढ़ाया है, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। तो कापा की वैल्यू तो बच्चों ने तुरंत डाल दी भाई 0.0014। 1000 आप सभी बच्चों को आता है 10 की पावर 3। अब नॉर्मलिटी क्या लिखी जाए, यहां तो मोलरिटी दी है। तो बच्चों ने कहा सर ये वाला काम तो हम बचपन से करते आए हैं, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। एन फैक्टर क्या होगा 1, क्यों KCl है, K के ऊपर भी +1 चार्ज और Cl के ऊपर भी -1 चार्ज। तो सॉल्ट का एन फैक्टर मैंने बताया था उसके ऊपर का चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव काउंट कर लो चाहे निगेटिव काउंट कर लो। मोलरिटी कितनी है 0.01। तो देखो ये आ गई हमारे पास नॉर्मलिटी 1 इंटू 0.01। अब बच्चों ने इसको उठा के सॉल्व कर लिया। तो मेरे दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 1.4 आ जाएगा, है कि नहीं। 2 जीरो यहां से उड़ गए, 2 जीरो यहां से उड़ गए, तो ये बात यहां आ गई। अब फिर पॉइंट लगाओगे तो ये 1.4 आएगा ना। एक बार कैलकुलेट कर लो यार। बच्चे कहेंगे सर यार आप कैलकुलेशन में कितने कमजोर हो, पहले कैसे करते होगे, है ना, यही सोच रहे होगे ना कि सर यार पहले आप कैसे करते होगे। यार पहले भी मैं ऐसे ही करता था, इससे ज्यादा टैलेंटेड था। चलिए ये तो पढ़ाते पढ़ाते हो गया। तो 1.4 आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि 15-16 साल से पढ़ा रहा हूं, कभी कैलकुलेशन करने का मौका ही नहीं मिलता है। बैच में बच्चे ही कर लेते हैं, आप जैसे स्टैंडर्ड और अच्छे बच्चे। चलो दोस्तों टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 40 ohms in a cell having a cell constant is this। गौर से यार इस जरा क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब R की वैल्यू दी है 40, ठीक है, और साथ साथ में क्या दिया है ऐसे सेल कांस्टेंट मतलब L/A की वैल्यू दी है। कितनी दी है 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो पूछ क्या रहा है, मोलर कंडक्टेंस पूछना चाहता है। वो क्या पूछना चाहता है, मोलर कंडक्टेंस। तो यार दोस्तों मोलर कंडक्टेंस तो सभी बच्चों को पता है। मोलर कंडक्टेंस ही हुआ कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, है कि नहीं दोस्तों। अब प्रॉब्लम ये है कि मोलरिटी की वैल्यू दी है, ये देखो दी है, मोलरिटी की वैल्यू दी है तो हम लोगों ने चिपका दिया, 1000 की जगह 1000 लिख लिया। अब मोलरिटी की जगह लिख लिया 0.01, मगर कापा गायब है। तो यार बच्चे ने कहा सर आप टेंशन क्यों लेते हो, कापा इक्वल टू होता है C इंटू L/A। C की वैल्यू क्या है 1/R, ये C की वैल्यू हो गई 1/R। सेल कांस्टेंट कितना है 0.4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 आ जाएगा। आ गया कि नहीं बच्चों, समझ गए होगे, ठीक है। तो ये 0.01 यहां डाल दोगे, 0.01 कट गया, ये तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये देखो 10 की पावर 3 आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ पाए कैसे किया भाई। उन्होंने मोलर कंडक्टेंस पूछा था, तो मोलर कंडक्टेंस में मुझे सिर्फ कापा नहीं पता था, तो मैंने देखा कापा इक्वल टू C इंटू L/A होता है। C भी दिया है, L/A मतलब सेल कांस्टेंट भी दिया है, तो वैल्यू डाल दी, निकाल लिया। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है। अब इस बात को पहले थोड़ा समझाता हूं, और 2 सेकंड बस, क्यों टैलेंटेड 2 सेकंड में सब समझ जाते हो। चलो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने पीछे पढ़ाया, पानी मिलाना मतलब सॉल्वेंट मिलाना। सबसे पहली बात डाइल्यूशन का मतलब क्या है, तो बच्चों ने कहा सर यार डाइल्यूशन का मतलब आपको पढ़ाया तो था पिछली क्लासों में, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट ओनली, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सिर्फ सॉल्वेंट को मिलाया जाता है। इसका मतलब सॉल्यूट को नहीं मिलाओगे, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट नहीं मिलाओगे। तो ये कहा जा रहा है डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने कहा यार क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो जरा क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। देखिए कंडक्टेंस मतलब C, मोलर कंडक्टेंस मतलब मेरे प्यारे बच्चों
बताओ यार दोस्त, जल्दी बताइए। मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मेरे दोस्तों बोलते हैं क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को बोलते हैं लैम्डा ई है। ये जो होते हैं ये सब इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन करोगे, मतलब पानी मिलाओगे, तो मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंडक्टेंस ये सब इंक्रीज करेंगे। तो किसी ने कहा सर कैसे? तो यार ये बात थोड़ी सी इजी है, आप तुरंत समझ सकते हो। ये देखो, ये फार्मूला था आपका, इसका क्या फार्मूला था? ये फार्मूला था। अब जरा बताओ, जब डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अब डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगा? ये तो भाई फार्मूला भी एक्सप्लेन कर दे रहा है, बच्चों ने तुरंत पकड़ लिया। बच्चों ने कहा सर ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताओ कि ये कैसे इंक्रीज होगा। तो गौर से मेरी बात को समझिएगा। जब डाइल्यूशन करते हैं तो आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। मतलब डाइल्यूशन से पहले क्या सिचुएशन है, जैसे ये देखो, ठीक है, मैंने ये कंटेनर बनाया, ये एक कंटेनर है, ठीक। इसमें पहले पानी यहां तक था और सिर्फ 2 आयन थे। पहले पानी यहां तक है और सिर्फ 2 आयन है। एक आयन यहां पे हुआ कैटायन, ऐसे बना देता हूं दूसरे कलर से। देखो कैटायन यहां पे था, एनायन यहां पे था, क्योंकि पानी इतना था। अब फिर क्या किया, किसी बच्चे ने इसमें डाइल्यूशन कर दिया, इसमें और पानी भर दिया, ये देखो और पानी भर दिया, यहां तक पानी भर दिया। तो अब क्या है, अब कुछ ऐसा है, कैटायन यहां पर है और एनायन यहां पर है। तो जरा देखो यार, आयनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस बढ़ गई है, और डिस्टेंस बढ़ गई है तो एक आयन दूसरे आयन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, फ्री मूव करेगा। मोशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आयनों के बीच के जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आयन दूर दूर हो जाएंगे। तो किसी बच्चे ने कहा सर दूर दूर कैसे हो जाएंगे? तो हमने बताया मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूट मिला नहीं रहे हो, सिर्फ सॉल्वेंट मिला रहे हो। तो सॉल्वेंट मिलाओगे तो सॉल्वेंट मिलाने से वॉल्यूम बढ़ गया, और उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन फिक्स है, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ने से मोशन बढ़ जाएगा। क्यों? एक आयन दूसरे आयन पर किसी भी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एग्जर्ट नहीं करा पाएगा। तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है, मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है, ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है। मगर कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तो किसी बच्चे ने कहा वाई, ऐसा क्यों है? तो ये बात तो तुम अपने आप जानते हो। कैसे? यदि मैंने पढ़ाया है तो तुम अपने आप जानते हो। जरा बताना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डिफिनीशन क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो जरा देखो, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 2 आयन थे, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 आयन है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन कम हो जाएंगे तो उनके थ्रू कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम पूरे सॉल्यूशन में कंडक्टेंस मेजर नहीं करते हो, पूरे सॉल्यूशन में कंडक्टेंस मेजर नहीं करते हो। कंडक्टिविटी में 1 सेंटीमीटर क्यूब में कंडक्टेंस मेजर करते हो, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन करने से डिस्टेंस बढ़ती है, और डिस्टेंस बढ़ती है तो नंबर ऑफ आयन 1 सेंटीमीटर क्यूब में कम हो जाएंगे। टोटल सॉल्यूशन में उतना ही है, मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन कम हो गए, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने की वजह से आयन दूर दूर हो गए। तो गौर से समझिए, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन करने पर, मगर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर डिक्रीज करेगा। उसका रीजन है पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर जाएंगे, पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर जाएंगे। किसी ने कहा क्यों? तो ये देखो रीजन लिखा है। क्यों? क्योंकि तुम डाइल्यूशन करने पे सॉल्यूट नहीं मिला रहे हो, सिर्फ सॉल्वेंट मिला रहे हो, तो आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी।
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन कम हो जाएंगे। टोटल आयन तो सेम रहेंगे मगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन कम हो जाएंगे। किसी बच्चे ने कहा सर ठीक है, आपकी बात मान ली, अब जर्नल फॉर्म पे आ जाओ। मैंने कहा मतलब जर्नल फॉर्म क्या है? तो बच्चों ने कहा ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब डाइल्यूशन का इफेक्ट चेक कर रहे हैं तो जरा देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो जरा बात को समझिएगा मेरे दोस्त, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते कैसे, मतलब क्या डिफिनीशन बताते हैं? तो हम यही डिफिनीशन तो बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो अप्रॉक्स 100% आयोनाइज होते हैं इन वाटर, आयोनाइज इन सॉल्वेंट या इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट लिख देते हैं। क्यों बच्चों, यही तो बताते हो। तो अब यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पहले से ही 100 आयन है। जरा देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन क्या है, पहले से ही वो आयोनाइज है। पानी मिलाने से पहले, पानी मिलाने के बाद की सिचुएशन बता रहा हूं। ये देखो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ऐसे। अब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयन ऐसे थे, ये कैटायन एनायन कैटायन एनायन इस तरह से अरेंज थे, ठीक है। या फिर ऐसे भी ले लो भाई, ये लो, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट था ऐसे। अब क्या हुआ, किसी बच्चे ने इसमें पानी मिला दिया, डाइल्यूशन कर रहे हैं ना यार, इतना पानी डाल दिया। ये देखो अब प्यारे बच्चों मैंने इसमें क्या किया, वाटर इन्वॉल्व करा दिया कुछ, ये वाटर। अब हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या आ गया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन कुछ ऐसा आ गया। अब पानी कहां तक है, ऊपर तक है ऐसे। रिजल्टेंट सॉल्यूशन कुछ ही है। अब आयन तो उतना ही है, क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन करने से आयन के नंबर तो बढ़ेंगे नहीं, डाइल्यूशन करने से आयन के नंबर तो बढ़ेंगे नहीं। किसी ने कहा क्यों नहीं बढ़ेंगे, तो मैंने पढ़ाया था आयनिक इक्विलिब्रियम में अल्फा इक्वल टू होता है ये क्या है, जब डाइल्यूशन करोगे तो ये अप्रोचेस टू 0 जाएगा, तो ये अप्रोचेस टू 100%। किसी ने कहा सर आपको मैथ्स ही नहीं आती है, जब C अप्रोचेस टू 0 जाएगा तो अल्फा अप्रोचेस टू इंफिनिटी जाएगा। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा बहुत ज्ञान केमिस्ट्री का भी यूज कर लो, परफेक्ट मैथ मत लगाओ। क्यों, क्योंकि परफेक्ट मैथ इसलिए नहीं लग सकती, है केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री का मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, फीलिंग को समझना केमिस्ट्री है। तो जरा इसकी फीलिंग समझो, जब C अप्रोचेस टू 0 जाएगा तो अल्फा अप्रोचेस टू मैक्स वैल्यू जाएगा। इंफिनिटी का मतलब क्या है, अपनी मैक्स वैल्यू को मिलेगा, और अल्फा की मैक्स वैल्यू 100% होती है, क्योंकि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना मेरे दोस्त, तो वो इंफिनिटी लिखा है। बस फीलिंग तो देखो कि इसका मतलब इस इंफिनिटी का मतलब 100% है, क्यों, 100% उसकी मैक्स वैल्यू है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि पहले से ये 100% आयोनाइज है, तो आयन के नंबर तो ना के बराबर बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि पहले से आयोनाइज है। अब भाई कोई पहले से 100% आयोनाइज है और उसमें तुम पानी झोंकते चले जाओ तो कैसे होगा, आयोनाइजेशन तो बढ़ नहीं सकता है। मगर क्या बढ़ जाएगा मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्तों क्या बढ़ जाएगा, आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। आयनों के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयन के नंबर सेम है, आयन के नंबर सेम है, तो आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। तो यहां पर जो फोर्स थे, ठीक है, और यहां पर जो फोर्स आएंगे वो वीक हो जाएंगे, और फोर्स वीक हो जाएंगे तो मोशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और मोशन फास्ट होगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, है ना। कंडक्टेंस increases in increases of dilution in case of strong electrolyte। मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा मगर बहुत कम करेगा। यदि इसी बात को हम ग्राफ के फॉर्म में दिखाएं तो मेरे दोस्तों इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा आएगा। देखो हमने यहां पे क्या ले लिया, लैम्डा एम, और यहां पे क्या ले लिया, कंसंट्रेशन का अंडर रूट। यहां पे क्या लिया है, लैम्डा एम, और यहां पे क्या लिया है, कंसंट्रेशन का अंडर रूट।
अब हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये देखो, मतलब यहां पर आप चेक करो, ये कंसंट्रेशन की वैल्यू ये है और ग्राफ किसका है, मैंने कहा यार सपोज करो NaCl का है। तो जरा बताना, जब कंसंट्रेशन ये है और जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 है, इसके बीच में कितना कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया है, जरा बताओ देख के कोई बच्चा, इसके बीच में कितना कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया। डॉटेड लाइन, एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, ये देखो, ये एक पैरेलल लाइन, सिर्फ इतना ही तो चेंज आया है, ना के बराबर चेंज आया है वैल्यू में। और जबकि कंसंट्रेशन क्या है, टेंड्स टू 0 है, यहां पे C टेंड्स टू 0 है, समझ लो यहां पे C मेरे दोस्त कितना है, टेंड्स टू 0, मगर बढ़ा है, ये बात भी कंफर्म है, मगर बढ़ा है। तो किसी ने कहा क्या सर हम इसको निकाल सकते हैं, तो मैंने कहा यस। उसको निकालने के लिए एक इक्वेशन दी गई, वो एक साइंटिस्ट थे डी बाई हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई डाइल्यूशन करता है तो कंडक्टेंस क्या आता है, तो कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू ये देखिए A प्लस अंडर रूट, इधर देखिए बच्चों, लैम्डा m इंफिनाइट प्लस b अंडर रूट c। ये देखो कौन कौन क्या क्या है, इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ये क्या है, ये है मोलर कंडक्टेंस एट V डाइल्यूशन। मतलब आपने डाइल्यूशन क्या किया है, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 6 लीटर। ये क्या है, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन है। आपने डाइल्यूशन कितना कर रखा है, इनफिनाइट, मतलब इतना वॉल्यूम डाल रखा है, इतना पानी मिला रखा है जितना आप सोच सकते हो। ये क्या है, ये जो कांस्टेंट है ये आता है सॉल्यूट और सॉल्यूट की वजह से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से, सॉरी। और ये वाला जो कांस्टेंट आता है ये सॉल्यूट और सॉल्यूट की वजह से आता है। क्यों, सॉल्यूट सॉल्यूट भी तो इंटरेक्शन होता है और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है। तो ये पूरा एक कांस्टेंट है। आप चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है तो इनको मिला के एक कांस्टेंट लिख लो, चाहो तो A लिख लो या B लिख लो या C लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना। इनको मिला के आप चाहें तो एक कांस्टेंट लिख सकते हैं ऐसे। और ये C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। ये देखो, आप ये चाहें तो ये लिख लें, ये चाहें तो ये लिख लें, ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट ही तो है। अब जरा देखो, लैम्डा m का मतलब ये है और लैम्डा इंफिनाइट का मतलब ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। जब इंफिनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा तो C टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना। पानी मिला दिया, कितना, 4000 करोड़ लीटर पानी मिला दिया है, तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, तो ये लैम्डा इंफिनाइट की वैल्यू आ गई। 10 लीटर मिलाया, 20 लीटर मिलाया, तो ये वाली इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है ये। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू C को C इक्वल टू 0 डालोगे तो ये दोनों आपस में बराबर आने लगेंगे। तो ये बात कंफर्म है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी यदि आप डाइल्यूशन करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, मगर माइन्यूट इंक्रीज करता है। उसका रीजन मेरे दोस्तों, क्योंकि ये पहले से ही आयोनाइज होता है, पहले से ही 100% आयोनाइज होता है। तो होता क्या है, बढ़ता किस वजह से है, बढ़ता है आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ने की वजह से। आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक आयन दूसरे आयन पर किसी भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाता, तो आयन स्मूथली तेजी से अपोजिट प्लेट की ओर भाग पाता है, तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। उसको निकाला कैसे जाता है, इस इक्वेशन से निकाला जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ऐसा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ऐसा। अब किसी बच्चे ने कहा, बच्चे हैं भाई, बच्चे तो कुछ भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यार उनके अंदर कुछ जानने और कुछ समझने की जिज्ञासा होती है। वो सोचते हैं कि अब ऐसा होता तो क्या होता। तो जरा देखो, एक बच्चे ने कहा सर NaCl का तो आपने ये बनाया है, सपोज करो यही कंसंट्रेशन का KCl ले लें तो ग्राफ क्या आएगा। तो पहला पॉइंट, सेम कंसंट्रेशन का KCl ले तो उसका मोलर कंडक्टेंस इसके नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। तो मैंने कहा यार यदि KCl लोगे तो ऊपर आएगा। तो बच्चे ने कहा क्यों, तो मैंने कहा यार अभी तो पीछे पढ़ाया था, आयन के नंबर सेम है, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंडक्टेंस किसका ज्यादा है, कैसे समझोगे।
साइज ऑफ आयन से। आयन का साइज ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो बच्चे ने कहा सर क्या कह रहे हो, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार याददाश्त ताजा करने के लिए हम लोग पिछले जमाने में चलते हैं। तो हम पिछले जमाने में आए। पिछला जमाना, अरे भाई कितना पढ़ा दिया यार। ओ दोस्त, पिछला जमाना कहां है? ये आ गया। ये देखो पिछला जमाना। कंडक्टेंस जो होता है वो r²/Q1 Q2 है। यदि ये कांस्टेंट होगा तो कंडक्टेंस साइज पर डिपेंड करेगा। ये देखो लिखा है। तो K का साइज बड़ा है इसलिए उसका कंडक्टेंस ज्यादा है। तो जब आपने यहां पे ग्राफ की बात की, ये देखिए दोस्त, ओ ये ग्राफ की बात की कि सेम कंसंट्रेशन का KCl है, सेम कंसंट्रेशन का NaCl है। तो बताओ कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? तो हमने कहा KCl का ज्यादा होगा। उसका ग्राफ भी कैसा जाएगा? ऐसा ही जाएगा लगभग। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ग्राफ तो एक ही जैसा होगा, मगर ये ग्राफ ऊपर से जाएगा क्योंकि उसका पहले ही कंडक्टेंस ज्यादा था तो और कंडक्टेंस ज्यादा होगा। अब किसी बच्चे ने कहा सर ये बात तो ठीक है, यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले आए तो तुम कैसे बताओगे कि कंडक्टेंस कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा? तो जरा देखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कोलार्च लॉ। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कोलार्च लॉ। ये देखो, इसको कोलार्च लॉ कहते हैं। अब ये क्या होता है जरा बताता हूं, गौर से समझिएगा। पहला पॉइंट तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझो जरा। देखो यार, अल्फा इक्वल टू होता है √KA/C, पीछे पढ़ाया। वीक इलेक्ट्रोलाइट मेरे दोस्त क्या होते हैं? तो बच्चों ने कहा सर यार वीक इलेक्ट्रोलाइट पिछली क्लासों में पढ़ाया तो गया था आपको। मैंने कहा क्या पढ़ाया था आप लोगों ने? तो बच्चों ने कहा सर ये पढ़ाया था आपको कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पार्शली आयोनाइज होते हैं। मैंने कहा यार पार्शली मींस क्या होता है? पार्शली आयोनाइज का मतलब क्या है भाई? तो बच्चों ने कहा ये मान के चलो कि 1% से लेके 10% या 5%। ऐसा नहीं होता कि पार्शली का मतलब 40-50% समझो। 50% से ऊपर चलने लगता है, 60-70 हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होता है। तो वो पार्शली आयोनाइज होता है। 5%, 10%, 6%, 13% ऐसे मान लो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शली आयोनाइज होता है। तो बच्चों ने कहा सर देखना आप कैसे चलता है। मैंने कहा बताओ बच्चों। तो बच्चों ने कहा सर जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो C अप्रोचेस टू 0 जाएगा और अल्फा अप्रोचेस टू 100% जाएगा। मैंने कहा वेरी गुड यार, तुमने तो सही बताया हमको। तो फिर जरा गौर समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब डाइल्यूशन किया जाएगा, जब डाइल्यूशन किया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा? अल्फा भी इंक्रीज करेगा। यहां पर क्या होगा? अल्फा भी इंक्रीज करेगा। अल्फा इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे। क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि पहले आयोनाइजेशन कितना था? 1 से 10% और अब आयोनाइजेशन कितना है? 100%। तो यार वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में 2 केस होते हैं जब आप डाइल्यूशन करते हो। पहला केस कि डाइल्यूशन करने से उसका अल्फा भी बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग में पहले से 100% था तो और कितना बढ़ा दोगे? मगर वीक का तो 5 से 10% है, 15% है। तो जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो वो अप्रोचेस टू 100% की ओर जाएगा। पोस्ट डाइल्यूशन ला यही तो होता है। डाइल्यूशन वाले भैया ने यही तो बताया था हम लोगों को, भूल गए? तो जब देखो ये क्या होगा, 100% की ओर जाएगा तो इंक्रीज करेगा अल्फा। अल्फा इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेंगे। तो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेंगे और दूसरा फैक्टर सेम है, तुम पानी बढ़ाते जाओगे तो डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन आयंस भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब यहां पर 2 फैक्टर है जो कंडक्टेंस को बढ़ाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन आयन इंक्रीज हो रही है इसलिए भी कंडक्टेंस बढ़ेगा और साथ साथ में नंबर इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए भी कंडक्टेंस बढ़ेगा। इस वजह से यदि हम आपको बताएं, अभी हमने कोलार्च लॉ नहीं पढ़ाया, पहले तो इफेक्ट बता रहे हैं। अब हम यदि आपसे कहें कि जरा बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन का ज्यादा इफेक्ट होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे, तो क्या चिल्लाओगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे डाइल्यूशन का ज्यादा इफेक्ट होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे, तो क्या चिल्लाओगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ज्यादा इफेक्ट होता है डाइल्यूशन का। तो मैंने पूछा कैसे? तो तुमने कहा सर यहाँ पे 2 केस होते हैं, एक तो नंबर ऑफ आयन भी बढ़ते हैं और साथ साथ में डिस्टेंस भी बढ़ती है, और वहां पर सिर्फ 2 आयनों के बीच की डिस्टेंस ही बढ़ती थी, आयन तो लगभग कांस्टेंट रहते थे। तो बच्चों ने कहा कि सर यार इसका ग्राफ नहीं बताओगे? तो मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे। तो जरा देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। इधर हम लोगों ने ले लिया कंसंट्रेशन C, इधर ले लिया मोलर कंसंट्रेशन।
इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो जरा देखो, एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड ये ऐसा, अब ये ऐसे भगा इस तरह से, ग्राफ जो है अप्रोचेस टू इंफिनिटी की ओर, और ग्राफ का स्लोप बहुत तेजी से ऊपर की ओर उठता है। क्यों? क्योंकि यहां पे दो फैक्टर है, अल्फा भी इंक्रीज कर रहा है, अल्फा भी इंक्रीज कर रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन आयंस वो भी इंक्रीज कर रहा है। दोनों फैक्टर की वजह से अल्फा बहुत तेजी से, मतलब कंडक्टेंस बहुत तेजी से सूट करता है, ऐसे कंडक्टेंस बहुत तेजी से सूट करता है इस तरह से। बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। जब हम क्या मिलाते हैं? जब हम उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिला रहे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिला रहे होते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब तुम इतना पानी मिला ही रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, नोट, इसको बोलते हैं ग्रोथस इफेक्ट। ग्रोथस इफेक्ट, जरा इस बात को मेरे दोस्त समझिएगा। कंडक्टेंस ऑफ H ion and OH ion is very high with respect to other ion। देखो गौर समझिएगा, H आयन और OH आयन का कंडक्टेंस दूसरों के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। यदि कहीं पर ये है तो इन्हीं का कंडक्टेंस हमेशा हाई लगाएं। तो बच्चों ने कहा कैसे? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि H आयन और OH आयन का कंडक्टेंस दूसरों के रिस्पेक्ट में बहुत हाई होता है? इसी को ग्रोथस इफेक्ट कहते हैं। एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था। तो वो देखो कैसे बताया था। उन्होंने कहा H आयन और OH आयन जो होते हैं वो खुद नहीं भागते हैं। H आयन और OH आयन जो होते हैं वो खुद नहीं भागते हैं। मैंने कहा मतलब क्या कहना चाहते हो आप कि वो खुद नहीं भागते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने एक बात समझाई कि इसका मतलब क्या है। जरा इस बात को आप अच्छे से समझो, गौर से मेरी बात को समझिएगा बच्चों कि ग्रोथस इफेक्ट क्या होता है। देखो एक प्रोटॉन यहां पे आया ऐसे, गौर से देखिएगा, समझिएगा बातों को, ठीक है बच्चों? समझा रहा हूं। एक प्रोटॉन यहां पे आया तो वो क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, ठीक। अब जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। देखना, अब मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, आप लोग देखिएगा इस तरह से। ये देखो, अब ये यहां आ गया और ये वाला बॉन्ड पूरा का पूरा कोवेलेंट हो जाएगा। देखो H आयन यहां से यहां अपने आप शिफ्ट हो गया, यहां का H आयन नहीं घूम रहा है, वो उसी जगह पे है। वो H आयन हाइड्रोजन हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन था ये H आयन हो जाएगा। फिर ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा ये, और ये वाला ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब H आयन यहां पे पहुंच गया और ये क्या हो गया? ये मेरे दोस्त H में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये वाला बॉन्ड प्योर कोवेलेंट हो जाएगा। तो H आयन OH आयन इस तरह से मूव करते हैं पानी में, वो खुद नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बना लेते हैं, दूसरा वाला H आयन जो होता है, दूसरा हाइड्रोजन H आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वो H आयन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बनाता है तो फिर अगला एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, वो दूसरा वाला H आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वो इस तरह से सॉल्यूशन में मूव करते हैं, इसलिए उनका मोशन बहुत फास्ट होता है। इसी को कहा जाता है ग्रोथस इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ग्रोथस इफेक्ट की वजह से H आयन और OH आयन का जो कंडक्टेंस है वो बहुत हाई है। और ये जो तुम पीक देख रहे हो ना, ये इस H आयन की वजह से ही है। ये इस H आयन की वजह से ही, क्योंकि एस्टिक एसिड में भी H आयन है, इस वजह से वो बहुत तेजी से सूट कर रहा है। तो गौर से ध्यान रखिएगा, इसको ग्रोथस इफेक्ट कहते हैं। यदि किसी ने मेरे से ये बात पूछ ली, गौर से देखना क्वेश्चन, मैंने कहा 1 मोलर NaCl है और 1 मोलर मेरे पास मेरे दोस्तों HCl है। किसी ने पूछा जरा यार कंडक्टेंस का ऑर्डर लगाओ, तो ऐसा नहीं कि उछल के कूद पड़े, अरे यार NaCl तो सॉल्ट है तो बहुत तेजी से कंडक्टेंस फ्लो करेगा। नहीं, इसके पास क्या है? H आयन है। H आयन तो फरारी कार की तरह है और सॉल्ट जो है ना वो आपकी क्या है? मारुति 800 की तरह है। इसका मतलब कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा?
HCl का होगा। किसी ने कहा वाई, ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे ग्रोथस इफेक्ट है, क्योंकि H आयन जो है वो करंट की तरह भागता है, इधर से छुआया नहीं कि उधर एहसास हुआ नहीं। H आयन जो है वो करंट की तरह भागता है, इधर से छुआया नहीं कि उधर एहसास हुआ नहीं, ठीक है। और जबकि बाकी जो आयन है वो खुद जाके वहां टच करके आते हैं, खुद दौड़ लगा के जाते हैं और वहां टच करते हैं। और जबकि H आयन ऐसा नहीं करता है, वो करंट की तरह होता है, इधर छुआ नहीं कि उधर पहुंचा नहीं। तो जरा ध्यान रखिएगा कि ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट H आयन एंड OH आयन हैव वेरी हाई क्या, एक मिनट, कंडक्टेंस तो लिखना भूल ही गया, वेरी हाई कंडक्टेंस। अच्छा पहले लिख दिया है, ठीक है। तो चलो देखो यार बच्चों, इतनी बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने ये बातें डिस्कस कर ली। अब आपका मन कर रहा होगा सर वो कोलार चला हेडिंग पीछे पड़ी है, उसके बारे में भी तो बता दो यार। तो चलो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। इतनी बातों के बाद हमारे पास एक बात निकल के आई। अब बताता हूं कि कोलार चला में क्या कहा गया। गौर समझिएगा, इन्होंने क्या कहा है, तो इनका क्या कहना है, जरा इस बात को समझिए, गौर समझिएगा। देखो हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो किसी ने कहा कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 100% आयनाइज होते नहीं है। तो कोलार्च ने क्या बताया जरा समझना। उन्होंने कहा जब आप इनफिनाइट डाइल्यूशन कर लेते हो तो एक आयन दूसरे आयन से फ्री हो जाता है। जब आप इनफिनाइट डाइल्यूशन कर लेते हो तो एक आयन दूसरे आयन से फ्री हो जाता है, मतलब उसको यही नहीं पता होता है कि सॉल्यूशन में हम अकेले हैं कि हमारे साथ खरबों आयन और भी हैं। इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी आयन को यह नहीं पता होता है कि वो उसके साथ कोई आयन है भी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसको किसी भी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स महसूस नहीं होता है। किसी ने कहा यार सब समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ठीक है, एक कमरे में दो लोग हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस है, अच्छा ये लौंडा है यार, है ना। एक कमरे में मैंने दो बच्चों को बंद कर दिया, अच्छा ये लौंडा है, दिखने में तो काला है, मोटा भी है ना। उसने तुम्हें देखा, अच्छा ये दुबला पतला है, बाल बड़े हैं, ऐसे हुआ। एक दूसरे का रिपल्सन या अट्रैक्शन हुआ, कुछ हुआ। अब वही एक कमरे में एक गर्ल्स एक बॉयज हो, हाँ यार बहुत हॉट है, हुआ। मगर अब इन्हीं दोनों लोगों को मैंने उठाया जाके जंगल में छोड़ दिया, एक दूसरे जंगल के एक छोर में, और उसको जंगल के दूसरी छोर में। अब क्या पहले वाले को दूसरे वाले की प्रेजेंस का एहसास है कि नहीं यार इस जंगल में कोई और भी है, उसका अट्रैक्शन या रिपल्सन या किसी तरह का इंटरेक्शन फील हो रहा है? नहीं होगा। बस यही कह रहे हैं उनका कहना है कि जब इनफिनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचोगे तो आयन को, बहुत सारे जितने भी आयन है सॉल्यूशन में, उनमें से किसी का भी इंटरेक्शन या रिपल्सन फील नहीं होगा। इसका मतलब उसको यह फील होगा कि वो अकेले है। इसका मतलब उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसका पेरेंट मॉलिक्यूल कौन था, उसका पेरेंट मॉलिक्यूल कौन था। तो इन्होंने बताया कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, गौर से मेरी बात को समझिएगा, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे आयनों का जो कंसंट्रेशन होता है वो उनके, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंसंट्रेशन होता है, आयनों का जो कंसंट्रेशन होता है वो सम के बराबर होता है। मतलब क्या है जरा गौर समझो। इनसे पूछा गया इनफिनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, तो इन्होंने बताया इनफिनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन उनके आयनों के इनफिनाइट डाइल्यूशन के कंसंट्रेशन के सम के बराबर होता है। ये फॉर एग्जांपल इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं, जैसे आप मेरी बातों को पकड़ सके और समझ सके। जैसे किसी ने कहा कि यार एस्टिक एसिड का इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन बताओ, तो इन्होंने कहा एस्टिक एसिड का मोलर देखो एस्टिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, एस्टिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन जो होगा एसीटेट आयन के कंडक्टेंस के मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और H आयन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन के सम के बराबर होगा। ये बात किसने कही है? कोलार्च ने कही है। कोलार्च भाई साहब ने यही बोला है। पहला पॉइंट क्या बोला कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपको कंडक्टेंस निकालना है तो वो उनके आयनों के सम के बराबर होगा। पहला पॉइंट क्या बताया उन्होंने, इनफिनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकालना है तो वो उनके आयनों के सम के बराबर होगा। ये देखो दूसरी बात और बताई जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आयनों का कंसंट्रेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा इनफिनाइट डाइल्यूशन पे। इनफिनाइट डाइल्यूशन में आयनों का कंसंट्रेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उनका पेरेंट्स मॉलिक्यूल कौन था, उनका पेरेंट्स मॉलिक्यूल कौन था।
दूसरा पॉइंट क्या बताया, आयनों का कंसंट्रेशन इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, जो आयनों का कंसंट्रेशन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उनका पेरेंट्स मॉलिक्यूल कौन है। तो बच्चों ने कहा सर यार ये क्या कह रहे हो, थोड़ा सा समझा दो। तो देखो बच्चों गौर समझना, उनका क्या कहना है, इनफिनाइट डाइल्यूशन पर गौर से देखिएगा, ओ सॉरी पीछे आता हूं, हाँ इनफिनाइट डाइल्यूशन पर देखिए, इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है एसिटिक एसिड, एक मॉलिक्यूल मेरे दोस्त लिया गया है सोडियम एसिटेट। अब इनफिनाइट डाइल्यूशन पर एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन मैंने यहां से निकाला, कहां से निकाला, एसिटिक एसिड से, और यही एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन, इसी एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मैंने कहां से निकाला है, सोडियम एसिटेट से। मतलब ये एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, ये एसिटेट आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट का है, मगर इनफिनाइट डाइल्यूशन पे दोनों एसिटेट आयन की वैल्यू सेम होगी और साथ साथ में कितनी होगी, कांस्टेंट होगी, जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी। इनफिनाइट डाइल्यूशन पे जो वैल्यू आती है वो चेंज नहीं होती है, लगभग कांस्टेंट रहती है। इनका कहना ये है, इन्होंने कहा कि किसी भी आयन का इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन मतलब कंडक्टेंस, किसी भी आयन का इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस कांस्टेंट होता है और वो उनके पैरेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता कि वो कहां से आए। मतलब एसिटेट आयन का कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन पैरेंट मॉलिक्यूल। मतलब एसिटिक एसिड से वो एसिटेट आयन आया है या सोडियम एसिटेट से एसिटेट आयन आया है, इससे कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहां पर जो एसिटेट आयन है, इस एसिटेट आयन में हम ये वाला कंसंट्रेशन डाल दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे एसिटेट आयन के कंसंट्रेशन बराबर होंगे, चाहे वो एसिटिक एसिड से आया हो, चाहे सोडियम एसिटेट से आया हो, चाहे कैल्शियम एसिटेट से आया हो, चाहे बेरियम एसिटेट से आया हो, चाहे पोटेशियम एसिटेट से आया हो, उनकी वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त, सेम होती है। ये आपको बताया जा रहा है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हो क्या पढ़ाया गया, कोलार्च लॉ समझ पाए क्या पढ़ाया गया, क्योंकि इसी से क्वेश्चन लगेंगे। कोलार्च लॉ का कहना है कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मॉलिक्यूल का कंडक्टेंस उनके आयनों के कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। पहला पॉइंट, कोलार्च लॉ का कहना है कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मॉलिक्यूल का कंडक्टेंस उनके आयनों के कंडक्टेंस के बराबर होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो आयनों के कंडक्टेंस हैं वो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कांस्टेंट होते हैं और इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि उनके पेरेंट मॉलिक्यूल कौन है। ठीक है, इतनी बात बताई। अब इससे हमको क्या मिलेगा, तो दोस्तों जरा देखो इससे हमको क्या मिलेगा, इस बात को थोड़ा सा समझाते हैं। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को बस क्वेश्चन करने रह गए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे एक मॉलिक्यूल है AXBY और इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे डिसोसिएट कराया है, ये देखो बच्चों इस तरह से ऐसे। अब मैंने कहा इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, देखो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे इसका मोलर कंडक्टेंस बताओ, गौर समझिएगा। तो किसी का मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कैसे लिखा जाता है ये सिखा रहा हूं। इनफिनाइट डाइल्यूशन पे इसका मोलर कंडक्टेंस बताओ, तो कैसे लिखोगे, X ये नंबर लिखा जाएगा ये, या फिर ये वाला लिखो, X इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। गौर समझिएगा, आयन के नंबर यहां पे लिखे जाएंगे, ये भी मोलर कंडक्टेंस है, ये भी मोलर कंडक्टेंस है, प्लस Y इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे। क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टेंस है। एक मॉलिक्यूल में A कितने हैं, X है, एक मॉलिक्यूल में B कितने हैं, Y है, तो इसलिए टोटल कंडक्टेंस ऐसे लिखा जाएगा। मगर यदि इसी मॉलिक्यूल का, गौर समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि इसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखने को आ जाए, यदि इसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखने को आ जाए तो कैसे लिखोगे, वो हमेशा सिंपल ऐसे ऐड होगा। और ऐसा क्यों ऐड होगा, सभी बच्चों को पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा सेम रेशियो में चलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा क्या होते हैं, सेम रेशियो में चलते हैं। देखो मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस दूसरे आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहां पर नंबर ऑफ आयन का मल्टीप्लाई नहीं है, जरा चेक करो, X यहां पे लिखा है, नहीं लिखा है, Y यहां पे लिखा है, नहीं लिखा है। तो लिखने का तरीका ध्यान रखना,
जब मोलर कंडक्टेंस होगा तो नंबर ऑफ आयन का मल्टीप्लाई आएगा, मगर जब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा तो नहीं आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो ऑलवेज सेम होते हैं ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो किसी का मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखना है, किसी का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे लिखना है, इस बात को मैंने पढ़ाया। मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कैसे चेंज होता है, तो ये मेरे दोस्त मैंने अभी पीछे ही पढ़ा दिया था कि n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ध्यान है, ऐसे चेंज होगा। मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जाना है तो n फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट से मोलर में जाना है तो n फैक्टर को डिवाइड कर दो। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हमें क्वेश्चन करने होंगे, तो इसको बार बार आप अच्छे से समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ पाए कैसे किया? मोलर कंडक्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए आयन इंटू एक्स, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी आयन इंटू वाई। मगर यही बात यदि हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए लिखेंगे तो नंबर ऑफ आयन का मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग यार दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो कोलार चला के क्वेश्चन करने कैसे, ठीक है, इस बात को समझते हैं। देखो वैल्यू ऑफ HCl, NaCl और Na2 मतलब सोडियम एसीटेट आर दिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये कौन सी वैल्यू दी है ये मैं लिख देता हूं, वो बीच में छूट गया है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ये वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl, NaCl और सोडियम एसीटेट इतनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। अब यार इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखो गौर से मेरी बात समझिएगा, हम एक ही बार में किसी भी क्वेश्चन को कर देंगे। कैसे करना है जरा गौर समझिए, हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है, यही तो निकालना है दोस्त। अब बताओ कोलार्च भाई साहब ने क्या बताया है कि किसी का भी यदि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस निकालना है, किसी का भी इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो वो क्या होगा, उनके आयनों के मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होगा, उनके आयनों के मोलर कंडक्टेंस के सम के इक्वल होगा, ये होगा। इसका मतलब यदि इन दोनों की वैल्यू मिल जाए तो हमारा ये आंसर आ गया, इतनी तो बात है। अब ये वैल्यू कैसे मिले, तो गौर से मेरी बात को समझिएगा। मोलर कंडक्टेंस यदि आपको निकालना है तो बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करो जैसे मैथ सॉल्व करते हो, जैसे मैथ्स की इक्वेशन वैसे इसकी इक्वेशन। अब बताओ आपको तीन वैल्यू दी है, किसकी किसकी दी है, HCl की दी है, NaCl की दी है और सोडियम एसीटेट की दी है। इसका मतलब हमें दोस्त देखो क्या क्या दे रहा है, ये मैं इधर लिख रहा हूं, गौर से समझिएगा। यहां पर देखो दोस्त, वो मेरे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl गिवन है, वो कह रहा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl भी गिवन है, वो कह रहा है कि मोलर कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट भी गिवन है। अब देखना यार, ऐसे क्वेश्चनों को बिना पेन चलाए भी हम लोग कर सकते हैं, बस मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखिएगा एक ही बार में हम लोग कर लेंगे। हमें कौन सा आयन चाहिए, H आयन चाहिए, हमें कौन सा आयन चाहिए, एसीटेट आयन चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि इसके पास क्या है, H आयन है, इसके पास क्या है, H आयन है, इसके पास क्या है, एसीटेट आयन। जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो H आयन और एसीटेट आयन दोनों आ जाएंगे, मगर साथ साथ में Na आयन भी आ जाएगा, Cl आयन भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी का मोलर कंडक्टेंस ऐसे ही तो लिखोगे, है कि नहीं दोस्त भाई, ये ऐसे ही तो लिखे जाएंगे। ये देखो, ये देखो यार, बच्चों ने कहा सर ऐसे ही तो लिखे जाएंगे। अब मेरी बात को अच्छे से समझिए, ये देखो, जब आप HCl और सोडियम एसीटेट के मोलर कंडक्टेंस को ऐड करोगे तो H आयन यहां से आ गया, एसीटेट आयन यहां से आ गया, मगर एक और चीज आ गई, सोडियम आयन भी आ गया, Cl आयन भी आ गया। इनको कैसे हटाया जाए, तो इससे माइनस कर दो, है कि नहीं, इससे माइनस कर दो। यदि मैं इसको 1 कहूं, इसको 2 कहूं, इसको 3 कहूं, तो हमें क्या चाहिए, एसीटेट आयन और H आयन। तो इसका मतलब पहले और तीसरे को जोड़ दो, एसीटेट आयन यहां से आ गया, H आयन यहां से आ गया, ज्यादा क्या मिल गया है, Cl आयन और Na आयन, उसको इससे माइनस कर दो, तो Cl आयन और Na आयन इसके माइनस करने से कट जाएंगे, है कि नहीं। तो बस यही बात कर दो। तो जब वैल्यू डालोगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं, पहले और तीसरे को ऐड करना है, दूसरे को माइनस करना है। तो ये पहला है, इसकी वैल्यू क्या है 426,
0.1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, पहले और तीसरे को ऐड करना है 91 और माइनस किससे करना है, दूसरे से 126.5। अब यार इसको सॉल्व कर लो, जो आए बस वो आंसर हो जाएगा। यूनिट क्या आएगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस है। बात समझ पाए कैसे करना है, जितने भी क्वेश्चन है सब में यही करना है और बिल्कुल मैथ्स के हिसाब से करना है, बिल्कुल मैथ्स के हिसाब से। रद्दी टाइप का क्वेश्चन है, तुम इसको मैथ समझो, केमिस्ट्री मत समझो। तुम बस ये देखो हमें कौन से आयन लाने हैं और बाकी सारे आयन को हटाना है। हमें पता था H आयन लाना है, एसीटेट आयन लाना है, तो जैसे ही मैंने इनको ऐड किया तो देखा यार Na और Cl भी आ गए, तो इससे माइनस कर दिया आपने, अब प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसी तरह से और बढ़ाते हैं, आंसर निकाल लेना कैलकुलेशन करके। अब ये क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2, H2SO4 और HCl, X1, X2, X3 रिस्पेक्टिवली। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 पूछ रहा है, जरा गौर से देख के बताओ क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 बता दो। तो यार BaSO4 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफिनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, बेरियम आयन का कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस सल्फेट आयन का कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। क्यों दोस्तों, यही तो होगा। अब हमें क्या निकालनी, बेरियम आयन और सल्फेट आयन चाहिए। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे कैसे। बेरियम आयन ये है, सल्फेट आयन किसके पास है दोस्त, इसके पास है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इन दोनों को जोड़ दिया। जैसे ही इन दोनों को जोड़ा तो बेरियम आयन आ गया, सल्फेट आयन आ गया, BaSO4 का काम हो गया। मगर एक्स्ट्रा क्या आ गया, Cl आ गया और H आ गया, और इसके पास क्या है, Cl और H। तो इन दोनों को जोड़कर इससे माइनस कर दो। तो मैंने पहले और दूसरे को जोड़ा, जिसकी वैल्यू क्या है, X1 और X2, और तीसरे को माइनस कर दिया X3। आंसर आ गया, बस बात खत्म हो गई। बात समझ पाए क्या किया, गौर से समझना। पहले और दूसरे को ऐड क्यों किया, क्योंकि मेरे दोस्त पहले के पास बेरियम आयन है, दूसरे के पास सल्फेट आयन है, और दोनों के बीच में साइन कैसा चाहिए, पॉजिटिव। तो इनको ऐड कर दिया। इनको ऐड करने में प्रॉब्लम क्या हुई कि इसके साथ H आयन आ गए, इसके साथ Cl आयन आ गए, तो उस इक्वेशन में H आयन और Cl आयन भी आ जाएंगे, उनको हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों उनको हटाने के लिए हमने क्या किया, उसको HCl से माइनस कर दिया। H आयन कैंसिल होगा, Cl आयन कैंसिल हो गए। बच्चों के दिमाग में भी एक बात आई होगी कि सर यहाँ Cl आयन देखो 2 है, H आयन 2 है, और यहाँ पे एक H आयन है, एक Cl आयन है, माइनस कैसे हो गया। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट है। देखो यहाँ इक्विवेलेंट लिखा है। मैंने कहा था इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ आयन का मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो जो H आयन ग्राम इक्विवेलेंट Cl का यहां होगा वही यहां होगा, इसलिए माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। मगर यही क्वेश्चन यदि ऐसे पूछा जाता, जरा समझो, यदि वो मेरे से पूछता कि बेरियम सल्फेट का, गौर से इस बात को समझिएगा, यहां पे गलती बच्चों से होती है। यदि ये पूछा जाता बेरियम सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस बताओ एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो बच्चों हमारा आंसर क्या आता, जरा देखो, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। यदि वो कहता कि बेरियम सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस बताओ एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो मेरे दोस्त आंसर क्या आता, गौर समझिए। इक्वेशन ऐसे लिखी जाती, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है कि नहीं। तो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ऐसे। अब जरा देखो, ये फिर इसका भी मोलर कंडक्टेंस दिया, इसका भी मोलर कंडक्टेंस दिया, इसका भी मोलर कंडक्टेंस दिया, ये हमने सपोज कर लिया है। अब हमने ये मान लिया है कि ये सारी वैल्यू मोलर कंडक्टेंस है। यदि मोलर कंडक्टेंस है तो पहले और दूसरे को जोड़ दिया, ये देखो ऐसे। यदि मोलर कंडक्टेंस है तो पहले और दूसरे को जोड़ा, जब पहले और दूसरे को जोड़ा तो 2 H आयन आ गए, 2 Cl आयन आ गए, और 2 H आयन और 2 Cl आयन को माइनस करने के लिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलर कंडक्टेंस में कोएफिशिएंट चलता है, 2 H आयन आ गए, 2 Cl आयन आ गए, 2 H आयन आ गए, तो माइनस करने के लिए 2 H आयन और 2 Cl आयन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीसरी वाली में 2 का माइनस करके ऐसे करेंगे, मतलब हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे और 2 इंटू इक्वेशन 3 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। यदि वो क्या पूछेगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, क्यों, क्योंकि उसमें आयन का इन्वॉल्वेशन होता है, आयन के नंबर का इन्वॉल्वेशन होता है। गौर समझिएगा इस बात को जरा। यदि बेरियम सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस पूछा जाएगा तो आंसर ऐसे आएगा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस में आयन काटने पड़ते हैं इक्वल अमाउंट में।
मगर यदि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछेगा तो आंसर ये आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आयन के नंबर का लेना देना नहीं है, आयन के नंबर का लेना देना नहीं है। ये बात मैंने देखो अभी पीछे तुमको एक्सप्लेन की है। ये देखो इस मॉलिक्यूल का जब मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा है तो कहीं पर भी आयन के नंबर नहीं लिखे गए, मगर जब हमने मोलर कंडक्टेंस लिखा है तो लिखे गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैसे किया। और ये जो मैं आंसर लिख रहा हूं ध्यान रखिए, ये मैंने ये सपोज करके लिखा है कि ये सारे अब मोलर कंडक्टेंस दिए हैं। तो जब सभी के मोलर कंडक्टेंस दिए होते, मतलब क्वेश्चन ऐसा होता, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 and H2SO4 and HCl solution are X1, X2 and X3 respectively. Calculate molar conductance of BaSO4 in solution. तब ऐसे आंसर आता और वैसे ऐसे आंसर आएगा। अब अगले क्वेश्चन, in molar conductance at infinite dilution of ammonium sulfate, NaOH और सोडियम सल्फेट solution are this। ये आप अपने आप निकाल लीजिएगा, इसको मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल डिक्टो सिमिलर था तो आप लोग करोगे। द कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सेम सम। ठीक है, जरा गौर समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है। ठीक है, जैसे आप करना सीखें। कंडक्टिविटी दी है, कंडक्टिविटी का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, कापा दिया है। अच्छा, और साथ साथ में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी दिया है। पूछ क्या रहा है? केएसपी पूछ रहा है। देखो इन्होंने कहा है हमारे पास एक ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसा है? बाईवैलेंट। बाईवैलेंट का मतलब क्या है? जिसके ऊपर दो चार्ज हो। इसका मतलब ये सॉल्ट ऐसे ब्रेक हो रहा है। कैसे ब्रेक हो रहा है मेरे दोस्त? ऐसे ब्रेक हो रहा है, बाईवैलेंट सॉल्ट है। अच्छा, फिर वो पूछ रहा है यार इसका केएसपी बताओ। तो मेरे दोस्तों हम सबको पता है केएसपी क्या होता है, ये एक्टिव मास ऑफ एक्स आयन, एक्टिव मास ऑफ वाई आयन। अब यहां पर क्या रखोगे? जो इसकी सॉल्बिलिटी होगी, यदि इसकी सॉल्बिलिटी एस है तो इनकी भी सॉल्बिलिटी एस आएगी। इसका मतलब आप रखोगे क्या? सॉल्बिलिटी ऑफ ये, सॉल्बिलिटी ऑफ ये, इसका मतलब एस स्क्वायर, यही तो रखोगे। अब गौर से मेरी बात को समझना, सॉल्बिलिटी का मतलब कौन सा होता है? वो पार्ट जो सॉल्युबल है, वो पार्ट जो सॉल्युबल है, सॉल्बिलिटी निकालनी। तो इसकी सॉल्बिलिटी ही, गौर से लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या लिखने जा रहा हूं। जैसे ही कॉन्सेप्ट लिखूंगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन मोल पर लीटर इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सॉल्ट। गौर समझिए, जो मॉलिक्यूल की सॉल्बिलिटी होगी मोल पर लीटर में, वही तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन होगी, मोलरिटी ऑफ सॉल्ट होगी। इसका मतलब ये जो एस है, ये जो एस है मेरे दोस्त, ये एम के बराबर है। एम मतलब मोलरिटी। अब मोलरिटी कैसे निकलेगी? अब बच्चे क्वेश्चन 2 मिनट में पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ लेंगे? लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एन। लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एन। अब क्या हुआ? ये दिया है, ये दिया है, देखो कापा ये दिया है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये दिया है। इससे क्या आ जाएगा? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी आ गई तो मोलरिटी आ जाएगी, क्योंकि चार्ज तुमको पहले ही बता दिया गया बाईवैलेंट है। कैसे? मैं करके दिखाता हूं, जरा देखिए। पहले वैल्यू देख लो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना दिया? 1.53 और वो कितना दिया? 3.06 इंटू 10 की पावर -6। तो देखो यार मैं करके दिखाता हूं। ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 1.53, उसकी वैल्यू कितनी है? 3.06 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 अपॉन नॉर्मलिटी। एक मिनट देख लो, यही था ना? ये देखो 3.06 इंटू 10 की पावर -6, 1.53 और 1000 तो था ही। ये देखिए अब ये कट गया, 2 आ गया, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मेरे दोस्त आ गई 2 इंटू 10 की पावर -3। अब केएसपी में तो हमें सॉल्बिलिटी रखनी है, एस स्क्वायर है ना केएसपी। एस स्क्वायर का मतलब एम का स्क्वायर। तो एम कैसे निकलेगा? तो सभी बच्चों को पता है एम इक्वल टू होता है एन अपॉन एन फैक्टर, है कि नहीं? अरे यार ये लिख दो ना मेरे दोस्त, यही तो पढ़ाया है कि एन फैक्टर इंटू एम। यदि मोलरिटी में एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दे तो नॉर्मलिटी बन जाता था ना, तो यही तो हुआ। इसका मतलब इसमें 2 से डिवाइड करो। 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे
तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो आ जाएगा ऐसे। अब मेरे दोस्त इसकी वैल्यू डाल दो यहां, तो ये क्या आ गया 1 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 इंटू 10 की पावर -6 आंसर आ गया। ठीक है, और देख लेते हैं चल के ऐसा आंसर कौन सा है, ये आंसर है। तो अब एक बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ऐसा क्वेश्चन पीएच के लिए भी पूछ सकता है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के लिए भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 चैप्टर यूज होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है, खुद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। ये 4 चैप्टर का समय इसी वजह से इस जगह पढ़ाया जा रहा है, इससे जस्ट पहले इसीलिए मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स पढ़ाया, जैसे ताजे ताजे पढ़े हुए डायरेक्ट यहां पे लगे। तो गौर से समझना, यहां सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है, तो अब गौर से मेरी बातों को फोकस करना है। टफ क्वेश्चन आएगा तो यहां जरूरत पड़ेगी। जब भी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछी जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मतलब कंडक्टेंस में, या पीएच पूछा जाए, तो हमेशा ध्यान रखना कि यही चीज निकालनी है, नॉर्मेलिटी या मोलरिटी। क्योंकि जो कंडक्टेंस की नॉर्मेलिटी या मोलरिटी, जो इलेक्ट्रोलाइट की नॉर्मेलिटी या मोलरिटी है, वही सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के केस में सॉल्बिलिटी बनेगी, और एसिड है तो उसका एचायन कंसंट्रेशन या एसिड का कंसंट्रेशन बनेगा। वही क्या बनेगा, एसिड का कंसंट्रेशन बनेगा। यदि एसिड का कंसंट्रेशन आ गया तो पीएच तो निकाल ही लोगे, बात समझ रहे हो, पीएच तो निकाल ही लोगे ना दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, क्या यदि कभी केएसपी पूछा जाए तो जो सॉल्ट की सॉल्बिलिटी होगी वो इन फार्मूलों में नॉर्मेलिटी और मोलरिटी होगी। नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करना ये आप जानते हो, ये कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो इस जगह 2 चीजें घुमाएगा, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, पीएच भी पूछ सकता है। अब जरा देखो यार, इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। अब जरा देखो यार, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से कर लेते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग को कैसे करना है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी। देखो यार, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मोलर कंडक्टेंस हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, और दिया क्या है, आपको कंडक्टिविटी दी है, मतलब कापा की वैल्यू आपको गिवन है। कापा की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, जरा देख लीजिए, 5.76 इंटू 10 रेस्ट की पावर -3। अब कंसंट्रेशन भी गिवन है आपको, ये देखिए 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यार पूछ क्या रहा है, मोलर कंडक्टेंस। तो यार ये क्वेश्चन तो आप अपने आप ही कर लोगे, है कि नहीं। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या करोगे, डायरेक्ट फार्मूला आपको चिपकाना है, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। कापा की वैल्यू दी है, रख दीजिए 5.76 इंटू 10 रेस्ट की पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 10 की पावर +3। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चों, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू, जरा देखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH पूछ रहा है। अब किसके बराबर होगी, तो मैंने क्या बताया था, जिसकी भी कंडक्टिविटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, अमोनियम आयन और OH आयन की। बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH किसके सम के बराबर होगी, वो अमोनियम आयन की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी प्लस OH आयन की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। अब ऐसा कहां पे आ रहा है, यहां से देखो, यहां हमको अमोनियम आयन मिल जाएगा, यहां से हमको OH आयन मिल जाएगा, मगर हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आएगा, Cl आयन, इधर से एक्स्ट्रा क्या आएगा, Na आयन। तो ये माइनस होना चाहिए, यहां पे प्लस लगा है तो ये गलत हो गया। इधर से अमोनियम आयन मिल गया, इसमें कहीं OH आयन है नहीं तो ये गलत हो गया। इसमें अमोनियम आयन मिल गया, ठीक है, और यहां से OH आयन मिल गया, मगर अमोनियम आयन कटेगा, ये भी नहीं बन पाएगा, है ना बच्चों। यहां से अमोनियम आयन मिल गया, यहां से OH आयन मिल गया, यहां Cl एक्सेस है, यहां Na एक्सेस है और माइनस हो गया है, तो क्या बचेगा, अमोनियम आयन प्लस OH आयन। मेरे दोस्तों यार समझ तो गए हो ना, इतनी देर से कर रहा हूं तो समझ ही गए होगे यार, इतना टैलेंटेड तो है भाई। यहां पे हमें क्या मिला, यहां पे आया अमोनियम आयन प्लस Cl आयन, यहां से क्या आया, सोडियम आयन प्लस OH आयन,
और यहां से क्या आया Na आयन माइनस का और माइनस का Cl आयन, तो ये कट गए, तो बचा क्या, यही चीज तो बची जो हमें चाहिए थी, आंसर आ गया। ठीक है ना दोस्तों, चलो जल्दी से हम लोग टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। एग्जामों में आए वाले क्वेश्चन भी हम लोग सारे करा लेते हैं, खूब क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, खूब, कुछ नहीं तो 30 35 50 क्वेश्चन तो मैं ही करा दूंगा, टेंशन ना लो, बस तुम्हें भी अपनी मेहनत पर ध्यान रखना है। चलो, एन इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यदि हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये बात तो मैंने भी बताई थी। क्यों बढ़ती है ये भी बात बताई थी। आयनाइजेशन लगभग 100% होता है, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। चलो, इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन, 100% आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट नॉर्मल डाइल्यूशन, इंक्रीज इन बोथ number of ions and ionic mobility of ion, increase the number of ions, increase in both। क्यों, यदि मान लो 80% 90% डाइल्यूट डिसोसिएटेड है तो वो 100% तक पहुंच जाएगा। भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमेशा एग्जैक्ट 100% थोड़ी होता है, 95% डिसोसिएट हो रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मेरे दोस्त, है ना। तो आयनाइजेशन भी बढ़ाएगा, आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ाएगी, बस आयनाइजेशन बहुत कम बढ़ाता है क्योंकि पहले से ही डिसोसिएट होता है, इसलिए आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। चलो दोस्तों, और क्वेश्चन को कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/32 solution of a weak monobasic acid is 8, ठीक है, mho centimeter inverse at infinite dilution 400 mho centimeter inverse। The dissociation constant of this acid is, the dissociation constant of this acid is, dissociation constant पूछ रहा है। देखो यार, कोई एक हमारा वीक एसिड है ये, और ये मेरे दोस्तों इस तरह से डिसोसिएट हो गया ऐसे। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, तो हम सबको पता है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला होता है C अल्फा 1 माइनस अल्फा, है ना, यही तो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला। डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट ना लिखें, कर लें, मैं डायरेक्ट लिख C1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा, तो ये आएगा। अब अल्फा मिल जाए तो सारा काम हो जाए, क्यों, कंसंट्रेशन तो आपको दिया ही है। तो अल्फा के लिए देखो एक फार्मूला बताता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, गौर समझिएगा, इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के टर्म में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इंफिनाइट, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट वी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो ये देखो ऐसे किसी कंसंट्रेशन या किसी 2-4 कंसंट्रेशन पर लैम्डा वी और इनफिनाइट पर, जरूरी नहीं कि दोनों मोलर कंडक्टेंस हो, दोनों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हैं तो भी सेम है, बस सेम यूनिट होनी चाहिए। मोलर कंडक्टेंस एट डिफिनिट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट डिफिनिट डाइल्यूशन, डिफिनिट कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अल्फा ये होता है। अब बताओ अल्फा निकल आएगा कि नहीं, किसी ने कहा सर कैसे निकलेगा अल्फा, तो मेरे दोस्तों जरा बताइए, ये देखो क्या लिखा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/32 सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो दिया है वो इस कंसंट्रेशन पे दिया है, और इनफिनाइट डाइल्यूशन पे कितना है, इतना है, तो बस 8 डिवाइडेड बाई 400, वैल्यू कितनी आ गई, कोई बच्चा मुझे कट करके बता दे, 1/50। क्या डिफिनिट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, डिफिनिट कंसंट्रेशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इनफिनाइट कंसंट्रेशन या इनफिनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, 1/5 आ गया। अब मेरे दोस्त बताओ C की वैल्यू कितनी है, 1/32, ये देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/50 का स्क्वायर। अब मेरे भाई इसको सॉल्व कर लीजिएगा बस, 1 - 1/50। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए कैसे किया। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यदि कहीं पूछा जाए तो आप इस बात को बता सके।
ये देखिए, ये देखो कि यदि कहीं पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस, तो ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो कोलार्चला का स्टेटमेंट है, तुम्हें आता ही होगा। कोलार्चला स्टेट दैट, कोलार्चला का स्टेटमेंट क्या होता है मेरे दोस्त? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी आयन का कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस कांस्टेंट होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी आयन का कंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, वो पेरेंट्स मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता है और वो ऐसा फील करता है कि वो अकेले हैं। तो बस उसी हिसाब से टिक कर दीजिएगा, टाइम ना खराब करके हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl solution at 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनर इज दिस। सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। तो यार मेरे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, कापा इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। बस मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला लगाना है। कापा की वैल्यू दी है सी की, सी कैसे निकालोगे? 1 अपॉन रेजिस्टेंस है। तो देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, आपको ये कापा दिया है, आपको ये आर दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ये आर दिया है। आर दिया होने का मतलब आपको सी दिया है, ठीक है, सी मिल जाएगा। सेल कांस्टेंट पूछा है, बस फार्मूले में वैल्यू डाल के मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे? निकाल लोगे इसको। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है NaCl का, HCl का, C2H5OO Na का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस वीक एसिड। तो मेरे दोस्तों जरा देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे बहुत सारे कराए हैं, आप 2 मिनट में कर लोगे। आज की क्लास में मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराए। तो किसी का भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना होता है तो मैंने क्या पढ़ाया कि उसके आयनों के कंडक्टेंस के सम के बराबर होगा। अब जरा देखो हमें ये आंसर लाना है। अब ये आंसर कैसे कैसे आएगा गौर समझो। यदि मैं HCl को ऐड करता हूं तो यहां से हमें H मिल गया, यदि मैं इसको ऐड करता हूं तो यहां से मेरे को बेटा क्या आ गया? प्रोपेनेट आयन मिल गया। अब जब इसको ऐड करते हो तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे दोस्त ये है कि Cl आयन भी आ गया और Na आयन भी आ गया, तो इसको हमने माइनस कर दिया। Cl आयन कट गया, Na आयन कट गया। अब वैल्यू डाल दो, बात समझ गए होगे। आई थिंक कई बार हम ऐसा कर चुके हैं। तो HCl का कितना है? 426, इसका कितना है बेटा? 91 और उसका कितना है? 126.45। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आ जाए मेरे प्यारे बच्चों वही आंसर्स। कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होगे ना यार कैसे किया है, इसमें कोई टेंशन की बात तो नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो। ये समझ गए ना कैसे किया। यार मेरे दोस्त मुझे क्या चाहिए था, उसने कहा कि प्रोपेनोइक एसिड का मोलर का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताओ। तो प्रोपेनोइक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो गया? प्रोपेनेट आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस H आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब प्रोपेनेट आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और H आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? H आयन यहां से उड़ा लिया, प्रोपेनेट आयन यहां से उड़ा लिया, मगर जब यहां उड़ाओगे तो Cl ज्यादा आ जाएगा, यहां उड़ाओगे तो Na ज्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको माइनस कर दिया। बस बात खत्म हो गई, सॉल्व हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस बात से आप ये समझ गए होगे कैसे करने। आज हम लोगों ने पूरा कंडक्टेंस वाला पोर्शन खत्म कर लिया और कम से कम 10, 12, 15 सवाल तो मैंने कर ही दिए होंगे यार मेरे दोस्तों। बस मैं यही चाहता हूं कि आप कुछ ना करें तो मेरे नोट्स को रिवाइज करते रहें। क्वेश्चन मैं खूब करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं किसी पेपर में, किसी पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके पेपर में तो 3 से 4 आएंगे, मेडिकल के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है और 3 से 4 क्वेश्चन आने की यदि प्रोबेबिलिटी तो हम उसको पूरा करके जाएंगे। हम भी लड़ेंगे और तुम भी लड़ो। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बस इतना ही करना है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फार्मूले याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।